नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। साथियों, हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ क्लास 8th हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से जितने भी सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में लाया हूँ। तो दोस्तों बने रहिए पूरी वीडियो तक और देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ चैप्टर से कौन कौन सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उन सवालों को आप देखिए, समझिए और नोट कीजिए, साथ ही साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। एक बात बता दो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कॉपी और पेन लेकर बैठें। उसके बाद सारे प्रश्नों को पढ़ते जाएं, आंसर को समझते जाएं और नोट करते जाएं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर को नोट कर सकते हैं, तभी इस वीडियो का भरपूर फायदा आप ले पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खाली स्थान वाले हैं, उनको मैं प्रश्न के रूप में लिखा हूँ, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। खाली स्थान वाले प्रश्न को मैं यहाँ पे वन लाइनर यानी एक लाइन में आंसर मैं दिया हूँ, उसको आप वहाँ पे खाली जगह में आप उसके अनुसार भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डबल फायदा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले को भी मैं यहाँ कवर किया हूँ, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। फर्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों इसका जवाब होगा स्कॉटलैंड। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। दोस्तों आप प्रयास कीजिए आंसर देने का। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा जेम्स रेनेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, और इसका जवाब होगा जेम्स रेनेल ने, ये जो लॉर्ड क्लाइव थे, भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। किसे सौंपी थी? जेम्स रेनेल। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहलाते हैं। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे सही जवाब होगा खुशनवीस। याद रखिएगा, खुशनवीस वे कहलाते हैं जो अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? खुशनवीस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 19वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, कब बनाया गया? 19वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक मिनट दोस्तों, इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जो हो, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
किसके शासनकाल में हुई थी, ये प्रश्न होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लेकर के आया हूँ। एक ही वीडियो में मैंने 4 चैप्टर को कवर किया है, तो पूरी वीडियो तक बने रहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, जेम्स प्रथम जो है उसका राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर जो है, जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो आंसर होगा दोस्तों सूरत। आंसर क्या होगा? सूरत में। सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, याद रखिएगा इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। आज के इस वीडियो में जितने भी सारे सवाल हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। एक भी सवाल को आप ना छोड़ें, सारे के सारे सवाल को याद कर लें, क्योंकि इन आज के जो इस वीडियो में जो भी सवाल हैं आपको ये सवाल फाइनल एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। 99% सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश अपने सिपाहियों को दिया था, और उसका सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर, याद रखिएगा, मीर जाफर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर होगा 1757। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और इसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, जो कि बहुत ही बेईमान निकला और अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो मीर जाफर था उसको नवाब बनाया गया बंगाल का। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है प्लासी का युद्ध में मीर जाफर ने किसका साथ दिया था? अभी मैंने बताया अंग्रेजों का। सही जवाब होगा इसका प्लासी का युद्ध में मीर जाफर ने किसका साथ दिया था? तो सही जवाब होगा अंग्रेजों का। अभी मैंने बताया था, है ना, अंग्रेजों का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य हड़प की नीति किसने लागू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य हड़प की नीति किसने लागू किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति लागू किया था, और ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, और आने वाले फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न पक्का निश्चित रूप से रहेगा दोस्तों। इसलिए सारे के सारे प्रश्नों के आंसर याद कर लें, नोट करते जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? आंसर होगा 12 अगस्त 1765। याद रखिएगा, डेट भी याद रखना है आपको, 12 अगस्त 1765। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन वाले प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा ये तारीख। हो सकता है किसी में ये तारीख रह जाए, तो अगर आपको इन सारे सवालों के आंसर अगर आप याद रहेगा तो क्या होगा कि कोई भी सवाल के 4 ऑप्शन में से जो भी इस तरह का आंसर जिस ऑप्शन में रहेगा आप उसे आसानी से लिख पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों इस तरह का सवाल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी रह सकता है, मैचिंग वाले में भी रह सकता है। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो तो आपको याद रखना है आंसर सही से। आंसर अगर याद रहेगा तो आप किसी भी तरह का फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे तो सही गलत का हो या तो फिर मैचिंग वाला हो, आप सही से जवाब दे पाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, महावलवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा हॉल्ट मैकेंजी। जहाँ दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी एक अंग्रेज अफसर थे और उन्होंने महावलवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी कहाँ लागू किया गया और किसके द्वारा लागू किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों टॉमस मुनरो। ठीक है, आंसर होगा टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास और मुंबई के अधिकतर भागों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, कहाँ लागू किया गया था? मद्रास और मुंबई के अधिकतर भागों में। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसने? टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नील विद्रोह, याद रखिएगा, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंगाल के नदिया जिले। याद रखिएगा, बंगाल के नदिया जिले जो है, यहाँ पे नील विद्रोह की शुरुआत इसी जिले से शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18, भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि भारत में पहला चाय बागान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जीके एग्जाम में कई तरह के कंपटीशन एग्जाम इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ ना कि आपको क्लास 8 के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी तरह की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत में पहला चाय बागान 1835 में असम में लगाया गया। ठीक है, भारत में पहला चाय बागान 1835 में असम में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? असम में। अगला सवाल है दोस्तों, धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल के। 20, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। इसका भी वही जवाब होगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, झूम खेती जो है किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। तो झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, एक और इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा घुमंतु खेती, है ना, घुमंतु खेती के नाम से भी ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, 19वीं सदी में मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण किसका प्रचलन था? देखिए दोस्तों, जब मुद्रा की सुविधा नहीं थी तो उस समय किसका प्रचलन था, ये आपको बताना है। और कब हुआ था ये? 19वीं सदी के अंदर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वस्तु प्रचलन, यानी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का प्रचलन था। कहने का मतलब है जब रुपया पैसा की सुविधा नहीं थी उस समय लोग एक दूसरे को वस्तुओं का लेन देन करके काम चलाते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चरवाहे अपने स्थान व जानवर क्यों बदलते रहते थे? चरवाहे अपने स्थान व जानवर क्यों बदलते रहते थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चरवाहे मौसम के हिसाब से अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। देखिए दोस्तों, जैसा मौसम होता था तो जैसा मौसम होता था उसके अनुसार लोग अपना स्थान और जानवर को बदल देते थे। आगे बढ़ते हैं 24, आदिवासी इलाकों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिवासी इलाकों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो दोस्तों इसका होगा आदिवासियों के जो मुखिया होते हैं उनका। आंसर लिखा हुआ है मुखियाओं का, मीन्स आदिवासियों के जो मुखिया होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 25, संथाल विद्रोह कब हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं शॉर्ट वीडियो में लाया था कोल विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ था। आंसर यहाँ पे 1831-32। देखिए दोस्तों 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28, वर्ली विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? देखिए दोस्तों वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा वर्ली विद्रोह 1940 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा वर्ली विद्रोह जो है ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था और 1940 ईस्वी में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था। याद रखिएगा, तीनों पॉइंट को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ और कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिरसा मुंडा झारखंड के रांची जिले में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था? तो आंसर देख लेते हैं, 15 नवंबर 1875। ठीक है, देखिए दोस्तों 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के उलिहाती नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कैसे हुई? ठीक है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो दोस्तों बिरसा मुंडा की जो मृत्यु थी वो हैजे से हो गई थी दोस्तों। और कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हैजे से हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हैजे से हो गई थी दोस्तों। और बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी में मर गई। मीन्स मर गए, इनकी देहांत हो गया इनका। मात्र 25 वर्ष तक ये जीवित रहे। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30 तक था और मैंने इस वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि पूरा 4 चैप्टर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे मैंने उनको एक ही वीडियो में सम्मिलित करके आपके सामने में रखा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके साथी लोग, आपके जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि आपके मित्र हैं, वे भी इस वीडियो को भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर आप में से पहली बार हमारी वीडियो को अगर देख पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पे जो भी एजुकेशनल वीडियो आपके सामने में आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे और फ़ायदा ले पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।